भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिस जिले में मौत को उत्सव की तरीके से मनाया जाता है। ये जिला है बनारस, जिसे काशी कहते हैं, वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उस घाट पर है जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन यह मुद्दा केंद्र तक जा रहा है क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य जो हैं वो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुद्दा मणिकर्णिका घाट को लेकर है। आरोप लगे, आरोपों के क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को वाराणसी आना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो भी तमाम भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा किया जाएगा। और उसके बाद कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो भी वीडियो सामने आए थे वो AI जनरेटेड नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन पुरातन चीज़ों को तोड़ने वालों के विरुद्ध वो मुकदमा करेंगे। एशियन न्यूज़ इस वक्त वाराणसी में है, मणिकर्णिका घाट पर है। हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ हैं, समझेंगे, बात करेंगे। अनिकेत, बड़ा मुद्दा बन गया। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि हमने अयोध्या देखा, हमने उज्जैन भी देखा, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल थे जिनको सरकार ने उनका रूप चेंज किया, वास्ट किया, वहाँ पे ट्रैफिक के लिए व्यवस्था दी। अयोध्या में भी शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने विरोध किया। बाद में अयोध्या की जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ पर, अभी बनारस में हालिया में जो प्रकरण हुआ, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले अपने तमाम एशियन न्यूज़ के तमाम जो दर्शक हैं जो हमको देख रहे हैं, तो उनको हम इस घाट से रूबरू कराना चाहेंगे। और चूँकि हम लोग वाराणसी में हैं तो महादेव की नगरी है, काशी विश्वनाथ यहाँ पर विराजमान है। तो आप देख सकते हैं ये माँ गंगा जो अविरल और निर्मल तरह से यहाँ पर प्रवाह हो रही है। और यही वो घाट है जहाँ पर लोग अंतिम समय में यहाँ पहुँचते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर मौत को उत्सव की तरह मनाते हैं, तो सच भी है। और रही बात जो इस वर्तमान जो दृष्टिकोण से अगर हम देखें, पूरे इस समीकरण को, जो चीज़ें चल रही हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो जो बयानबाजी आ रही है, जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, अगर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हम बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है वो वीडियो यहाँ के ही जो लोकल के लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो निवासी हैं, के नाम भी बताए थे, कुछ पुरोहित हैं, उन्होंने ही वो वीडियो बनाया है और वही वीडियो उन्होंने रिट्वीट किया है। और हालांकि अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कहा कि अगर ऐसा कुछ है कि अगर अहिल्याबाई की मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित थी और वो अगर खंडित हुई हैं सौंदर्यीकरण करने के दौरान, तो उस पर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अखिलेश यादव भी इस पर हमलावर हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने भी स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से। और हालांकि अगर बात करें वर्तमान सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा ऑन कैमरा। उन्होंने बाइट वर्जन दौरान उन्होंने बात कही कि जब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था तो वहाँ पर कुछ चूकवश, भूलवश मूर्ति खंडित हुई है, ये उन्होंने स्वीकारा ऑन कैमरा। और इस बात को जो संजय सिंह है, कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं हुआ कि एक तरफ मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उसके बाद उन्हीं की पार्टी के मंत्री का बयान आ जाता है। एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास मिल गया। ऐसा लगता है कि कहीं चूक नहीं हो गई मंत्री जी से, या जो मौजूदा समय में वहाँ पर सिनेरियो बन रहा था, कहीं वो दबाव था, क्या था? कैसे मंत्री ये बोल सकते हैं जब एक तरफ मुख्यमंत्री उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं? तो कैसे आखिर मंत्री ने ये बात स्वीकारी? कुछ सच है? अब देखिए, अगर मंत्री जी की अगर सुने तो मंत्री जी फिलहाल अभी वर्तमान समय में अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, मीडिया के सामने वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बाइट है, जो बाइट चल रही है, वो बाइट एक्चुअल सच है और वो उनका रियल वर्जन है मंत्री जी का, जो उन्होंने बात कही है उन्होंने कि मूर्ति सौंदर्यीकरण करने के दौरान खंडित हुई है, भूलवश, गलती से उस पर चूक हुई है। ये बात स्वीकारी उन्होंने मंत्री जी ने ऑन कैमरा। और इसी को कोट करते हुए आज संजय सिंह, जो आज वाराणसी में भी हैं, अपनी रोजगार दो और यात्रा निकाली है जिन्होंने, जो 14 तारीख से शायद शुरू हो चुकी है और आज वाराणसी पहुंची हुई है, सारनाथ तक जाने वाली है। तो यात्रा के दौरान हमने कवरेज किया, हमारा सवाल भी था उनको इसी चीज़ को लेकर। तो उन्होंने कहा भी कि जो भी कुछ ये हो रहा है, गलत हो रहा है, जो सनातन और संस्कृति के नाम पर, जो सब सौंदर्यीकरण के नाम पर जो संस्कृति को जो
मिटाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो तमाम विरासतें हैं, जो अहिल्याबाई ने तमाम यहाँ पर जो काम किया था, उनकी जो मूर्तियाँ हैं उनको हटाया जा रहा है। तो ये तमाम आरोप जो है संजय सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर सरकार कितने भी मुकदमे लिखवा दे, उनको तो आदत हो चुकी है, और अगर और भी लिखवा देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन उनका कहना, ये बहुत बड़ा बयान उनका ये ज़रूर था, उनका कहना था कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन पर वो ज़रूर FIR कराएंगे, उन पर वो मुकदमा ज़रूर कराएंगे। इस बात को उन्होंने, खैर वो एक बड़ा लीगल प्रोसेस है, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, संजय नाम की चर्चा आई है, तो हमारे साथ संजय भी इस वक्त मौजूद हैं, और ख़ासकर पॉलिटिकल बीट आप मैक्सिमम कवर करते हैं संजय। एक राजनीति अकुला गई है, जैसे सत्ता पक्ष कह रही है कि अभी तक विपक्ष को धर्म नहीं याद आ रहा था, आज एक मामला हुआ तो उनको धर्म याद आने लगा। उन्होंने अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक बता दिया कि मंदिर नहीं गए, आज इनको धर्म में आस्था कैसे आ गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब राजनीति है, और सियासी गलियारों में जिस तरीके से अभी का जो मुद्दा बना है मणिकर्णिका घाट, जैसा कि हमारे भाई अनिकेत ने बताया कि इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, और जिस मूर्ति के खंडित होने की बात कही जा रही है, खासकर अहिल्याबाई होलकर का, अहिल्याबाई होलकर के बारे में कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने ही पूरे मणिकर्णिका घाट, पूरे काशी का एक समय था जब जीर्णोद्धार कराया था। काशी उस समय एकदम टूट रही थी, बिखर रही थी, लेकिन जब अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया होगा, इसका शिलान्यास कराया होगा, एक नया जीवन दिया होगा काशी को, तो कहीं ना कहीं उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर सापेक्ष देखें कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, और सीएम तुरंत दखल अंदाजी करते हैं, तुरंत काशी पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और साफ तौर पे कहते हैं कि हमारा काम और भारतीय जनता पार्टी का काम विरासत को बचाना है, विरासत को ख़त्म करना नहीं। अगर हमें विरासत को नहीं बचाना होता तो इस जगह पर एक बात मैं कोट करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर मैं कहीं तमाम चीज़ें स्क्रॉल कर रहा था, तो कई लोगों का ये कहना है, जो सरकार अथक प्रयास करके राम मंदिर को बनवाने की न सिर्फ पैरवी कर रही थी, एक बड़ा मुद्दा था, एक चुनावी मुद्दा भी था, उससे बड़ा एक जन भावना का मुद्दा बन गया था, लोगों की आस्था का। उस मंदिर को जो उन्होंने बनवाया, वो क्यों तोड़ेंगे? ये तोड़ने की बात आ रही है, ये इस पर जो लोग कह रहे हैं कि तोड़ दिया, क्या मौजूदा सरकार ऐसा काम करेगी? उसी बात पे मैं आ रहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका मूड देखिए कितना वो अटैकिंग मूड में होते हैं, और अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह और तमाम ऐसे जो नेता होते हैं जो इस तरीके की मूर्ति खंडित करने की बात करते हैं, दावे करते हैं कि हज़ारों साल का जो विरासत है उसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है, तो उस पर वो तुरंत अटैकिंग मूड में आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो बार बार सनातन धर्म और आस्था और संस्कृति का अपमान करते आए हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें खंडित होने की बात कही जा रही है, वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर उधर हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर आप सोचिए मणिकर्णिका घाट है, हज़ारों साल पुराना इसका इतिहास है। कहा जाता है कि जैसे अनिकेत ने बताया कि यहाँ मौत को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वो उत्सव हम तभी मना सकते हैं जब समय के साथ साथ धीरे धीरे वो आधुनिक होगा, चीज़ें व्यवस्थित होंगी। क्या काशी की वो गलियाँ अब उतनी सकरी और पतली रह गई हैं? क्या काशी का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है? आप अयोध्या पहले गए हैं, अयोध्या की स्थिति आपने तब देखी थी, कैसी गलियाँ थी, वहाँ के रास्ते कैसे थे, मंदिर बना, सौंदर्यीकरण हुआ, आज जो पर्यटक थे, देश विदेश के सैलानी थे, वो आ रहे हैं, आस्था की डुबकी काशी में भी लगा रहे हैं। आएंगे अनिकेत, लोगों का कहना है कि जो पुरातन चीज़ें हैं वो मिटाई जा रही हैं। यहाँ पर आए तो कई लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे नहीं, मुकदमा हो जाएगा। देखिए, हम एक अपने तमाम दर्शकों को एक बात बहुत सही और स्पष्ट बताना चाहेंगे कि जितना मेरा पत्रकारिता का अनुभव है और जितना मैंने अपने तमाम वरिष्ठ लोगों को मैंने सुना है और समझा है, जाना उनके बीच में रहकर, तो राजनीति में कुछ भी होना, कुछ भी करना, कुछ भी कहना संभव है। आप देख ही रहे हैं वर्तमान की जो राजनीति है, इसमें बयानबाजी की अगर हम बात कर लें तो चाहे पोस्टर वार के माध्यम से हो या मंचों के माध्यम से हो, भाषा अमर्यादित हो चुकी है। जो बयान हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, राजनीति तो इस तरह अलग ही जा चुका है। और रही बात मुद्दों की, तो जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिन अहिल्याबाई होलकर की हम बात कर रहे हैं, शायद बहुत सारे ऐसे राजनेता होंगे जिनको उनका इतिहास नहीं पता होगा कि अहिल्याबाई होलकर कौन है। एक वो महिला जो 12 से 13 वर्ष की उम्र में जिसका विवाह हो जाता है, 36 वर्ष की आयु में वो विधवा हो जाती है, कुछ समय बाद उसका एक बेटा स्वर्गवास उसका हो जाता है, फिर उसके दूसरे बेटे का स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उनके परिवार से सन्निकट होता है, उसको वो
स्नेह करती हैं तो सोचती हैं वो राज्यपाट वो चलाएगा, वो भी धोखा देता है, जीवन भर उनको आखिरी तक कष्ट ही देता है। आप समझिए, मराठा साम्राज्य की एक महारानी पूरे जीवन के अपने अंतकाल तक सिर्फ कष्ट भोगती रही और उसने पूरे देश भर के अलग अलग कोनों में, चाहे काशी हो, अयोध्या हो, तमाम जगहों पर ऐसे घाटों का सौंदर्यीकरण कराया, उनको साग सज्जा उनकी कराई, उनको स्थापित किया, सनातन को, संस्कृति को, सभ्यता को यहाँ पर स्थापित किया। और अगर हम बात करें वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, तो ये कहना दोहराए नहीं होगा कि जिस तरह से पुरानी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को जीर्णोद्धार करके उनको मूर्त और स्वरूप, नया रूप दिया जा रहा है, न केवल वहाँ के लिहाज से ताकि हमारा जो संस्कृति सभ्यता है उसको लोग समझ पाएँ, उसको लोग जान पाएँ, उसके साथ साथ जो लोग वहाँ बस रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको भी उसका कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अब पर्यटन का हब बन रहा है। आप अयोध्या को देख लें, आप वाराणसी को देख लें, सिर्फ प्रदेश ही नहीं या राज्य ही नहीं, विदेशों से भी लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो आप देखिए कि अयोध्या, काशी, मथुरा एक तरह से पूरी तरह सेंटर बन चुका है उत्तर प्रदेश आज पर्यटन के दृष्टिकोण से। और आप राजनीति की मैं बात कर रहा था, मैं फिर से लौटूंगा राजनीति पर। तो राजनीति की जो बात है कि यहाँ पर कुछ भी कह देना मुनासिब है। और बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री जिन्होंने ये बात कही ऑन कैमरा कि वो मूर्ति खंडित हुई, तो उन्होंने साफ, आप सुनिए उस रिकॉर्ड, उस बात को, उन्होंने साफ कहा कि मूर्ति खंडित हुई। उन्होंने स्वीकारा इस बात को कि मूर्ति खंडित हुई, भूलवश खंडित हुई, वो सौंदर्यीकरण करने के दौरान खंडित हुई, लेकिन उसको राजनीतिक टूल दे दिया गया। राजनीतिक टूल दे दिया गया। संजय, राजनीतिक टूल की बात यहाँ सामने निकल कर आ रही। विपक्ष आज उस स्थिति में है कि कोई भी मुद्दा होगा तो उसको तूल दिया जाएगा, खासकर जब कोई धार्मिक मामला होगा। प्रयागराज में भी आपने देखा, अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिलेश यादव ने फ़ोन पर बात की, जो मुद्दा वहाँ हुआ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि योगी सरकार घिरती जा रही कहीं? देखिए 27 का चुनाव है नितेश जी, मुद्दे अब बनेंगे नहीं, बनाए जाएंगे। मुद्दे बनेंगे नहीं, बनाए जाएंगे मुद्दे, क्योंकि सभी पार्टियां इसी फिराक में हैं कि कुछ हम ऐसा करें कि जनता की नज़रों में आए। और ख़ासकर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, और बिहार में भी आपने चुनाव देखा किस तरीके से जातीय फैक्टर वहाँ पे हावी रही। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हमेशा से दो चीज़ें चलती हैं, एक तो जातीय गोलबंदी और दूसरी भावनाएँ। आप याद करिए राम मंदिर का मसला, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितने लोग जुड़े पूरे देश विदेश से आके, तो मंदिर बनाओ। उसके बाद उसका लाभ किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष के जो तमाम नेता थे वो बार बार सवाल पूछ रहे कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। तो इस तरीके की बातें होती थी। अब उनको एक बात समझ आएगा कि बीजेपी अगर इस तरीके से राम मंदिर की बात करके, मंदिरों की बात करके, जीर्णोद्धार की बात करके, संस्कृति की बात करके, सनातन धर्म की बात करके अगर वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं उस चीज़ से। तो मंदिर क्यों, राम मंदिर फिर कोई क्यों नहीं जाता है? अभी कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अभी तक मंदिर पूर्ण नहीं था, अब अखिलेश जी जाएंगे। एक तरफ यही स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राहुल गांधी मंदिर न जाएं। तो अब यहाँ पर तो देखिए, तो विरोधाभास भी हो रहा है ना कि कांग्रेस को 2027 में राम का सहारा लेना पड़ेगा? देखिए साफ तौर पे हम ये नहीं कहते कि वो राम का सहारा लेंगे, क्योंकि एक पार्टी पहले ही ले रखी है राम का सहारा। तो राम का सहारा वो नहीं लेंगे। हालांकि जो बातें हैं दर्शन के, सब पार्टी अपने हिसाब से एजेंडा तय करते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे करना है। और पॉलिटिक्स में बातें कही जाती है जिसको ये सलीका आ गया कि कब कहाँ क्या बातें कहने, कब कहाँ बैठना है, कैसे और किसके पास जाना है। तो ये मायने रखता है चुनाव में। अच्छा, इसी बात को मैं थोड़ा सा इसी बात को रिलेट करता हूँ और आप दोनों लोगों से एक लाइन का जवाब इस पर चाहूँगा समय की बाध्यता के चलते। अखिलेश यादव ने भी हालिया में एक बयान दिया, उन्होंने बीजेपी की तारीफ पर डाली। बीजेपी के मंत्रियों ने वो वीडियो का क्लिप उठा के लिख दिया। उनका साफ तौर पर कहना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली के सपा मुखिया भी मुरीद हो गए। अखिलेश यादव के बयान को मैं कोट कर रहा हूँ। अखिलेश यादव का बयान था कि बीजेपी जो कार्य करती है चुनाव का, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा उसको हराना है तो उसी तरीके से काम करना चाहिए। अनिकेत, ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव? हम आपके इस सवाल पर आएंगे, इसका जवाब हम देंगे। इसका जवाब मेरे पास बहुत दिलचस्प है, शायद हमारे तमाम दर्शकों को सुनने में अच्छा भी लगेगा। लेकिन उसके पहले अभी जो आप बात कर रहे थे उस पर मैं आना चाहूँगा। उसका जवाब पहले मैं दे दूँ कि हम उस देश में बसते हैं जहाँ पर भीख मांग कर भी लोगों का काम चल जाता है ईश्वर के नाम पर। तो यहाँ राजनीति चमका लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो और रही बात जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं संस्कृति के नाम पर, सनातन के नाम पर, वो नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ राजनीति में नहीं होना चाहिए। तमाम जो वरिष्ठ अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े राजनेता रहे हैं, उनको लोग सुनते हैं, न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष। जब वो खड़े होते थे सदन में या कहीं पर भी, तो उनका विपक्ष भी मुरीद हो जाता था।
तो आज अगर मैं आ गया वापस आपके सवाल पर, क्या अगर अखिलेश यादव अगर आज ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो लाइनें लोगों को याद करनी चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पूरे देश में कमल खिलेगा, सूरज उगेगा। तो वो लाइनें शायद तमाम उन लोगों को याद भी होंगी, हमारे तमाम मौजूदा समय में तो वो टैगलाइन बन गई, कांग्रेस मुक्त भारत। तो अखिलेश जी अगर ये कह रहे हैं कि अब मैनेजमेंट बीजेपी का अच्छा है, तो उन्होंने स्वीकार लिया शायद और समझ लिया है कि काम कहाँ पर करना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए। काम कहाँ पर करना चाहिए। संजय जी, अनिकेत जी ने कहा कि अखिलेश यादव, बंद शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुरीद हो गए, कार्यशैली के मुरीद हो गए हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई आप अच्छा पॉलिटिक्स, स्वस्थ पॉलिटिक्स यही है, स्वस्थ राजनीति यही है कि अगर आप कोई कुछ कर रहा है, कोई पार्टी के कार्यकर्ता जो मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को जो उत्साह करेंगे वो भी बताएंगे कि आप इसी तरीके से काम करिए, कम से कम जाइए समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाइए। दूसरी बात मैं आता हूँ, एक सवाल आपने पूछा था, उस पर हमारा जवाब रह गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी चल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है। 2027 का चुनाव करीब है, इसके पहले बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिला। आपने सबसे रोचक विषय पैदा कर दिया है और इसी पर मैं सवाल आपसे लूँगा। जब अभी हम लोगों की थोड़ा सा गाड़ी में चर्चा हो रही थी, तो आपने एक बात कही थी कि वर्तमान समय में जब 2027 का चुनाव आएगा तो बीजेपी को किसी राजनीतिक दल से नहीं लड़ना है, बल्कि स्वयं में उसकी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी ये जान रही है कि वो चुनाव जीत रही है फिर से 27 का, और उसको ये एक तरीके से कहें तो उसको कॉन्फिडेंस है। चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है, 24 में भी उसको लग रहा था कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे, 10-5 सीटें बढ़ाकर ही जीतेंगे, 70 प्लस रहेंगे इस बार, कहीं 2-4 सीट जो छूट जाएगा वो सपा और ये सपा जाएंगे। लेकिन स्थिति क्या हुई, एक छोटी सी बात ने, संविधान की बात ने, और एक जो रूमर फैलाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि संविधान बीजेपी अगर जीतेगी तो खत्म कर देगी, वो एक छोटी सी गलती बीजेपी को आधे पे समेट दी। लेकिन इस वक्त मैं जो बता रहा हूँ कि जब से पंकज चौधरी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, योगी आदित्यनाथ, आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्शन में है। एक्शन में होने के 2 कारण हैं। पहला, आप याद करिए, कोडीन कफ मामला का पूरा केस होता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है 2000 करोड़ से ज़्यादा का। उसमें क्या आरोप लगता है कि सजातियों के ऊपर जो विपक्ष होता है हमला करता है कि सजातियों के ऊपर योगी सरकार बुलडोजर कब चलाएगी, उनके ऊपर ठाकुरवाद का नैरेटिव बढ़ा जाता है। जब ये सफल नहीं होता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग के नीचे इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया 2000 करोड़ का, क्योंकि ये जो पूरा कोडीन का सिर्फ मामला था मुख्यमंत्री के विभाग से आता था कि आखिर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया। तो उनके विभाग को घेरने की कोशिश की जाने लगी। तो 2 चीज़ें हो गई, पहला तो उनके विभाग को घेरने की कोशिश की गई, दूसरा उसके बाद उनके ठाकुरवाद का नैरेटिव बढ़ा गया। उसके बाद तुरंत SIR को लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं सहित जो मंत्री विधायक की बैठक कर रहे थे, और उसमें पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी आप सारा कामकाज छोड़ के, शादी विवाह छोड़ के, कोई भी कार्यक्रम छोड़ के आप साफ तौर पे अपने क्षेत्र में जाइए। वहाँ के जो मतदाता छूट गए हैं और लगभग जो 4 करोड़ मतदाता कट रहे हैं, उनको जुड़वाने का काम करिए। ये आप मत समझ के बैठिएगा घर कि वो समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के या अलग अलग पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने ये जब बातें कही तो उनका एक रोष था उनके चेहरे पर, एक गुस्सा था, तो उन्होंने साफ तौर पे बातें कही। लेकिन फिर क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ये फरमान जारी किया, वहीं पे बैठे एक मंत्री जी, सूत्र कहते हैं ऐसा, हम तो थे नहीं उस बैठक में खैर, लेकिन सूत्र ऐसा कहते हैं कि मंत्री जी का टपाक से जवाब आया योगी जी को कि ये तो सरकार का काम है, BLO तो सरकार ने तैनाती करके। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री ने भी, लोग कह रहे हैं जो वहाँ मौजूद थे राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब दिया कि अगर BLO आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं, जब आप अपने क्षेत्र में जो मतदाता उनके पास जाएंगे तो नहीं। उसके बाद क्या किया वो मंत्री जी, पंकज चौधरी से मिले और पंकज चौधरी ने अपनी एक नई यात्रा शुरू कर दी पूरे उत्तर प्रदेश में, ब्रज अवध हर जगह जाने लगे, तमाम कार्यकर्ताओं विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने ईमेल भेजा, बहुत कम शब्दों में मैं आ रहा हूँ, SIR पे भी आमने सामने आ गए दोनों लोग। अभी जल्द का एक घटना बताता हूँ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम था, पंकज चौधरी ने क्या जवाब दिया, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पर हम नहीं हैं, यानी कि सरकार हम नहीं चला रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी कार्यकर्ता जो संभव मदद कर पाएगा करेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द में कहा था कि ये जिम्मेदारी सबकी है, संगठन और सरकार दोनों की। उसके बाद जब तक वो मामला नहीं शांत हुआ, जब तक मंत्रिमंडल का फेरबदल, कहा गया 70% मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है, कहा गया कि उसमें पहले ही ये सब साफ हो गया है, कागज़ दे दिया गया है, लिस्ट सौंप दी गई कि इनको मंत्री देना है, इनको ये विभाग दे देना है। उसके बाद अभी वो मामला थोड़ा सा शांत नहीं हुआ था, अभी चढ़ा ही हुआ था कि इधर काशी
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे अफवाह फैलाने जाने लगी कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर चल गई वहाँ पर, मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं। अब योगी, आप सोचिए कि वो खुद स्वयं एक योगी हैं, और उनके ऊपर जब इस तरीके का एक नैरेटिव बढ़ाया जाएगा कि मंदिरों को योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में तोड़ा जा रहा है। उसके बाद आपने कुंभ में देखा, अभी मुक्तेश्वरानंद, अखिलेश यादव का फ़ोन घेरने की किसको कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस अब मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को खूब पिटाई की, चोटियां पकड़ के घसीटी। आरोप किसके ऊपर सीधा जा रहा है, इसको समझने का विषय है। अच्छा, लेकिन एक गाइडलाइन भी तो जारी हुई थी कि कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, और जो संत महात्माओं का स्नान था उसके लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया था। लेकिन आप सोचिए, सवाल विपक्ष तो बैठा है ना सवाल उठाने के लिए कि सतुआ बाबा को आप मर्सिडीज कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसके पहले प्रोटेस्ट भी हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले प्रोटेस्ट भी किया गया। कुछ दिन पहले जब माघ मेले की शुरुआत होने वाली थी, उसके पहले ही तमाम कुछ संत थे जिन्होंने मांग करी थी और कहा था कि हमको एक जगह आप चिन्हित कर दीजिए, हमारा एक मार्ग प्रशस्त कर दीजिए, ताकि हम जो है आराम से जाकर शांतिपूर्वक ढंग से एक अपना तरीके से अपने चीज़ों को कर लेंगे। क्योंकि अब संत समाज के लोग हैं, उनका अपना अलग तरीका होता है जीवन जीने का, उनकी शैली अलग है, वो अलग तरह से जीते हैं। तो उनकी अपनी मांग थी, तो डीएम के सामने उन्होंने अपनी मांग रखी। हालांकि नहीं मांग हुई तो धरना प्रदर्शन भी हुआ, उस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया और निर्देश भी दिया था कि समुचित व्यवस्था की जाए, उनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। साफ निर्देश था मुख्यमंत्री जी का। ये लापरवाहियाँ कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों की है जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ रहती हैं, जिनको काम दिया गया है जिले की जिम्मेदारी करने का, तमाम जो प्रशासनिक त्रुटि कहीं ना कहीं। बिल्कुल। संजय, सतुआ बाबा आपकी जवान पे नाम आ गया। वही मैं बता रहा था कि जैसे अब मुक्तेश्वरानंद का होता है, तो आपने कहा कि तो नियम बनाया गया था कि यहीं तक गाड़ी जाएंगी, यहीं तक व्यवस्था रहेगी, इसके आप ये करेंगे। वहीं पे बात विपक्ष ने क्या उठाया तुरंत, जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी थे, उन्होंने क्या कहा कि सतुआ बाबा डिफेंडर लेके अंदर तक जाते हैं, उनके काफिले की स्वागत होती है, योगी आदित्यनाथ उनके आश्रम में जाते हैं, उनके साथ स्नान करते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो क्या अभी मुक्तेश्वरानंद चार जो शंकराचार्य होते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, क्या उनको वो व्यवस्था नहीं दी जा सकती थी? अगर वो जिद पे अड़ ही गए थे कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, तो पुलिस प्रोटोकॉल देती, उनको वहाँ तक ले जाती, उनको स्नान कराती, वो वापस जाते। संत समाज से आते थे। लेकिन सब कुछ मिलाकर जिस केसों को आप याद करिए, केसों ने सब क्या कहा था कि सतुआ बाबा की रोटी ना मिली यहाँ पे, और उसी दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सतुआ बाबा का आश्रम में जाते हैं। सतुआ बाबा का भौकाल आप देखिए, दबदबा होता है ना, जलवा कायम होता है। तो कुल मिला के एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा खेल की तैयारी इस वक्त चल रही है उत्तर प्रदेश में, खासकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की जो तैयारी है, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। हम तो उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो मणि कड़का है, ये सब है, वो योगी आदित्यनाथ उसका सौंदर्यकरण ही कराना चाहते हैं। उनके अंतरात्मा यही कह रही होगी कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सनातन धर्म के जो आस्था के प्रतीक हैं, उनको कितना अत्यधिक आधुनिक बना दिया जाए, कितना अच्छा कर दिया जाए, कितना सुंदर बना दिया जाए, यही उनका ध्येय है। तो आपने हमारे तमाम सहयोगियों को सुना। संजय पांडे हैं, पॉलिटिकल बीट देखते हैं, काफ़ी पैनी नज़र बना कर रखते हैं। अनिकेत तिवारी जी एक लंबी पैठ रखते हैं, तमाम मौजूदा मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा समय में वैसे तो हम बनारस में हैं, लेकिन हमारे सहयोगी ने हमें अयोध्या से लेकर प्रयागराज महाकुंभ तक पहुंचा दिया। हमारे सहयोगी ने हमें उज्जैन तक भी पहुंचा दिया। कुल मिलाकर जो बात निकल कर आई, सहयोगियों का ये कहना है कि अगर मूर्ति में कोई भी बात हुई है तो वो सिर्फ एक मानवीय त्रुटि थी, और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को तूल दे रहा है। बहरहाल इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, विपक्ष की तरफ से आरोप भी आ रहा है, लेकिन पत्रकारों की राय ये है कि ये पूरा मामला राजनीति की रोटी से सना हुआ देखा जा रहा है। वाराणसी से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।